कामयाब होने के लिए मैं वो काम करता हूँ जिसे कहता है ज़माना नाकाम, मैं वही काम करता हूँ। कुछ इसी तरह के सोच रखने वाले थे सर रोहित सरदाना। इनकी ज़िंदगी से हमें कितनी इंस्पिरेशन, कितने मोटिवेशन, कितने लाइफ लेसन्स मिल सकते हैं, इसकी तो खैर कोई गिनती ही नहीं है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जान रहे होंगे कि कौन थे रोहित सरदाना सर। कैसे एक मामूली से मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का एक छोटे से 2 BHK मकान में से निकल करके हिंदी जर्नलिज्म के अंदर एक इतना बड़ा चेहरा बन गया। आखिर क्या किया है इस बच्चे ने ऐसा कि लोग पूरी दुनिया इन्हें जानने लग गई। Hey everyone, myself Harsh Kadan. I'm a brand identity designer, a business consultant and a digital marketer. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर रोहित सरदाना के प्रोफेशनल और अर्ली लाइफ के बारे में, जिससे कि हमें उनके बारे में और भी डीप नॉलेज मिलेगी, प्लस हमें उनसे सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, रोहित सरदाना सर का जन्म हुआ था 22 सितंबर 1979 में, सन 1979 में हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर एक बेहद ही मिडिल क्लास फैमिली से। वहाँ पे इन्होंने एक कॉन्वेंट स्कूल के अंदर अपनी स्कूलिंग की, जिस स्कूल का नाम था कि गीता आवासीय निकेतन विद्यालय। ये एक कॉन्वेंट स्कूल है कुरुक्षेत्र के अंदर ही। यहाँ से अपनी हाई स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद ये चले गए हिसार के अंदर। वहाँ से इन्होंने अपनी BA करी साइकोलॉजी में, और साइकोलॉजी में BA करी तो करी, लेकिन इंसान को इतना अच्छे से इन्फ्लुएंस कर पाते थे, उनकी मेंटालिटी इतने अच्छे से घुमा पाते थे कि अच्छे अच्छे नेता भी इनके सामने बोलने से डरते थे। अपनी BA करने के बाद इन्होंने अपनी MA की इन मास कम्युनिकेशन में MA करने के बाद इन्हें एक इंटर्नशिप मिली ETV नेटवर्क्स के अंदर। उस वक्त खैर ये इतना बड़ा नाम नहीं था, आज ये काफ़ी बड़ा नाम हो चुका है ETV नेटवर्क्स। इन्हें जो इंटर्नशिप मिली उसके अंदर इनको स्टाइपेंड मिल रहा था मात्र 3200 रुपये का। उस वक्त अगर आपको दिल्ली के अंदर अगर रहना था, तो सन 2002 के अंदर अगर आपको दिल्ली में रहना था, तो भी आपको कम से कम 10 से 11 हज़ार रुपये लगते एक बेहद मामूली ज़िंदगी जीने के लिए भी। तो मात्र 3200 रुपये में तो कैसे गुजारा करते, इसलिए हर महीने अपने पिताजी से 5500 रुपये मांगा भी करते थे और एक बेहद ही सीधा साधा सा जीवन व्यापन किया करते थे। फालतू के कोई ऐशो आराम नहीं, यहाँ वहाँ दोस्तों के साथ कोई आवारागर्दी नहीं, सिर्फ अपने काम पे फोकस। इतना लेज़र शार्प फोकस रहते थे कि अपना जो एक बार इन्होंने गोल डिसाइड कर लिया ना, फिर पीछे नहीं हटना था इन्हें। जिद पकड़ लेते थे कि अब तो ये हासिल करना ही करना है। और इसी तरह की कुछ मेंटालिटी हमें अपनी भी ज़िंदगी में उतारनी चाहिए। अब हम ज़रा बात करते हैं ETV नेटवर्क्स के इनके सफ़र के अंदर इन्होंने क्या क्या सीखा। 5 महीने की शुरुआती इंटर्नशिप के अंदर इन्होंने एज अ वीडियो टोस्टर काम किया जापानियों की कुछ टीम्स के अंडर में। जापानियों की कुछ टीम्स थी, उसके अंडर में रह करके इन्होंने वीडियो टोस्टिंग का काम सीखा और इसके लिए इनको 3200 रुपये भी मिलते थे। लेकिन इन्हें ये काम नहीं करना था। इन्होंने कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को अप्रोच किया और उनसे रिक्वेस्ट करी कि मुझे इस तरह का कोई काम दो जिसके अंदर मैं एक फेस बन सकूं, मुझे जर्नलिज्म के अंदर जाना है। इनकी बड़ी विन्नतों के बाद, बड़ी मेहनत के बाद कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने इनको एक मौका दिया गुजरात असेंबली इलेक्शंस को कवर करने का सन 2002 में। अब क्योंकि गुजरात असेंबली इलेक्शंस चलने थे पूरा 1 महीने के लिए, 1 महीने के लंबे स्टे के लिए इन्हें जाना पड़ रहा था गुजरात। और वहाँ के लोगों को उस वक्त इतनी अच्छे से हिंदी आती नहीं थी। इन्हें गुजरात के गांव-गांव में जा करके लोगों से मिलना पड़ रहा था, उनके विचार जानने पड़ रहे थे। लेकिन इसमें इनको बहुत तकलीफ हो रही थी क्योंकि इन्हें गुजराती नहीं मालूम थी। लेकिन दिमाग के इतने ज़्यादा तेज़ और लेज़र शार्प फोकस इंसान की 1 महीने से भी कम वक्त के अंदर गुजराती सीख भी ली और असेंबली इलेक्शन को इतना ज़ोरदार तरीके से कवर किया कि इन्हें अपनी ही कंपनी के अंदर डबल प्रमोशन दे दिया गया। और इनकी सैलरी 3200 रुपये से बढ़ करके 72,000 रुपये पर मंथ हो चुकी थी। और सन 2002 के अंदर दिल्ली में एक बहुत अच्छी सैलरी थी, अपना अच्छे से जीवन बिता रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि खास लोगों का तो दिमाग ही खराब होता है, फिरा हुआ होता है। उसी तरह से ये भी दिमाग से फिरे हुए थे। इन्होंने 2002 मात्र 1 साल हुआ था ETV नेटवर्क्स में जुड़े और 2002 के अंत तक आते 2003 के शुरुआती दिनों में इन्होंने ETV नेटवर्क्स को भी छोड़ने का फैसला ले लिया और ये चले गए सीधा सहारा समय के पास, जिसके अंदर इन्होंने एज एन एग्जीक्यूटिव, एज एन असिस्टेंट प्रोड्यूसर ज्वाइन किया, जो इसकी मदद से ये वो काम सीख पा रहे थे जो इन्हें करना था। ये जर्नलिज्म सीख पा रहे थे। अपने सामने न्यूज़ एंकर्स को बैठ करके न्यूज़ एंकरिंग करता देख ये जर्नलिज्म सीख रहे थे। और माइंड इतना लेज़र शार्प इनका फोकस रहता था कि एक बार जिसको जिस तरह से बोलते हुए देख लिया ना, वो फिर दिमाग में फिट हो जाता था। यहाँ से इनकी ज़िंदगी में
काफ़ी इम्प्रोवाइजेशंस आई, लेकिन फिर से इनको अब एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी बना दिया गया। उसके बाद भी इनको कुछ प्रमोशन मिले इनके काम को देखते, लेकिन ये उससे खुश नहीं थे। इन्हें बनना था फेस, और प्रोड्यूसर का मतलब था आप बिहाइंड द स्टेज काम कर रहे हो। इन्हें ऑन द स्टेज काम करने की जिद थी। 2004 में फिर से छोड़ दी। 2004 में इन्होंने सारा समय को भी छोड़ दिया और ज्वाइन किया जी न्यूज़। इन्होंने इतने मीडिया नेटवर्क्स को छोड़ दिया, और ईटीवी नेटवर्क तब छोड़ा था जब इनकी सैलरी इतनी हाई थी, और इसके बाद इनको ये भी नहीं मालूम था इन्हें कहीं नौकरी मिलेगी भी या नहीं। तो इतने बड़े रिस्क टेकर थे, ज़िंदगी में रिस्क लेने से कभी नहीं डरते थे। इनको मानना था कि अगर आपके अंदर वाकई में स्किल और हुनर है, और अगर आप सीखने की भूख रखते हो ना, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। अब इसके बाद हम चलते हैं इनके जी न्यूज़ के सफ़र के अंदर। इन्होंने अपनी ज़िंदगी का मैक्सिमम करियर स्पैन जी न्यूज़ के अंदर ही बताया था, इसलिए इनके जी न्यूज़ से बड़े घने संबंध थे। जी न्यूज़ मीडिया उस वक्त तक एक बेहद ही छोटी मीडिया कंपनी थी, इतनी ग्रोथ हासिल नहीं कर पा रही थी। लेकिन जैसे ही सरदाना जी ने इन्हें ज्वाइन किया, इनका नेटवर्क 13 साल के अंदर इतना बड़ा हो गया कि आज ये इंडिया के नंबर 1 मीडिया चैनल्स के अंदर से एक है। ना कि सिर्फ इतना, इन्होंने उस दौरान इतने फेमस और प्राइम न्यूज़ शोज़ को होस्ट किया, ताल ठोक के जैसे डिबेट शोज़, जिसके अंदर इन्होंने अच्छे अच्छे मंत्रियों को पानी पिला दिया। ऐसी डिबेट करते थे, लोगों के ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे कि सामने वाले मंत्री की जुबान कांपने लग जाती थी, लेकिन इनके सवालों का जवाब नहीं दे पाते थे। इतने कॉन्फिडेंट से, इतने ज़्यादा पब्लिक स्पीकिंग स्किल में माहिर, जो भी बोलते थे 1000 बार सोच के बोलते थे। लेकिन उस दौरान इनको क्रिकेट का भी सीज़न था, वर्ल्ड कप भी आ रहे थे 2004 के आसपास, 2005 के अंदर, तो इन्हें वो भी कवर अप करने के लिए कहा गया। हालांकि इन्होंने बताया कि इनको क्रिकेट की इतनी नॉलेज नहीं थी उस वक्त तक, लेकिन कभी भी किसी काम को मना नहीं करते थे। ये मेरी बात गौर से सुनना, आजकल के टाल देते हो ना काम के ऊपर, इस बात को गौर से सुनना। किसी भी काम को मना नहीं करते थे ये लोग। जो भी काम आया उसको अपना मानते थे, और अगर नहीं आता था वो काम तो उसको सीख लेते थे। सीखने में इतने तेज, लेजर शार्प फोकस, फटाक से कोई भी चीज़ दिखा दो सीधा दिमाग के अंदर सेट हो जाती थी। यहाँ से इनकी जर्नी और बढ़िया होने लग गई। अब ये इंडियन जर्नलिज्म और हिंदी जर्नलिज्म के अंदर पूरी दुनिया भर में एक फेमस चेहरा बन चुके थे। सन 2017 के अंदर इन्होंने जी न्यूज़ छोड़ने का फैसला लिया और आज तक मीडिया शो को ज्वाइन किया, जो कि इंडिया का इस वक्त का सबसे बड़ा मीडिया चैनल है। इन्होंने आज तक को ज्वाइन किया और वहाँ पे काफ़ी सारे प्राइम टीवी शोज़ को भी होस्ट किया, जैसे कि दंगल की हम बात कर ले, जो कि इंडियन मीडिया चैनल, इंडियन न्यूज़ हिस्ट्री के अंदर देखा जाने वाला अब तक का सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप पाने वाला न्यूज़ शो है, डिबेट शो है। इसके अंदर वो अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज से एमपीज़ को बुलाते थे, उनके साथ डिबेट करते थे। आप सभी ज़रूर देखिएगा उनकी एक आधी डिबेट्स को, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ली आज तक के लिए काम करते हुए, आज तक और जी न्यूज़, और इन्होंने जितनी मीडिया कंपनीज में काम किया, आज तक इनके नाम का डंका बजता है। डंके की चोट पे लोग कहते हैं कि हाँ, हमारे साथ रोहित सरदाना सर हैं। इतने ईमानदार न्यूज़ एंकर कि सिर्फ सही और सच बात बोलते थे बिना किसी से डरे हुए। कई बार तो इनको जान से मारने की भी धमकियाँ दी गई थी, लेकिन नहीं, इंसान में एक जिद थी, बोलूँगा सही बोलूँगा। वहाँ से अब हम बात करें इनके लास्ट डेज़ के बारे में, तो 21 अप्रैल 2021 को इन्होंने ट्विटर के ऊपर पोस्ट किया कि इन्हें कोविड पॉजिटिव पाया गया है। इस खबर से पूरा देश दहल गया, हर कोई सदमे में था। जो भी बड़े बड़े मीडिया पर्सनैलिटीज से सभी ने अपना दुख जाहिर किया। पर 29 अप्रैल 2021 की रात को इनके हालात और बिगड़ने लग गए और इन्हें मेट्रोपॉलिटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर रातों रात एडमिट कराना पड़ा। 29 अप्रैल 2021 की रात को इन्हें जब नोएडा शिफ्ट किया गया, वहाँ पे इतने शानदार हॉस्पिटल के अंदर, और इनका इलाज लगातार घंटों तक चला। लेकिन 30 अप्रैल की रात को 29 अप्रैल के बाद जब 30 अप्रैल की रात के तकरीबन 2 से 3 बजे इनका हार्ट अटैक आने की वजह से, सर्जरी के दौरान ही इनका हार्ट अटैक आने की वजह से इनकी डेथ हो गई। और अगले दिन सुबह जब न्यूज़ के अंदर ये बात आई तो पूरा देश सहम गया था। ये पूरे देश के लिए एक बेहद ही बड़ा नुकसान था। वेल, आई होप कि आप सभी को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा।
मैं बस ये चाहता हूँ कि इस वीडियो लेसन्स के अंदर से आपको जो भी सीखने को मिला उसको आप एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी में एक बार इम्प्लीमेंट ज़रूर करना। आपको अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा माइलस्टोन ज़रूर अचीव होगा जिसके बारे में आपने कभी ना कभी ज़रूर सोचा था कि हाँ मुझे एट द एंड ये अचीव करना है। इसलिए इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ ज़रूर बने रहिए। आपका होस्ट और दोस्त हर्ष कादियान। बाय बाय।